इब्तलाए करबला का पहला सरकारी कदम। वलीद बिन उत्बा गवर्नर मदीना को यजीद का खत पहुंचता है। फौरी तौर पर उस खत पर अमल करते हुए मशवरे के लिए वो जब मरवान बिन हाकम को तलब करता है तो मरवान बिन हाकम उसी वक्त मशवरा देता है कि फौरन इसी वक्त। बाद लोग तो ये कहते हैं कि वो दिन का टाइम था जब खत पहुंचा, बाज़ कहते हैं कि वो रात का टाइम था, लेकिन इस पर इत्तफाक है कि पहली मीटिंग फौरी तौर पर पहली ही रात को मुनक़द की गई। वो तलबी जो थी फौरन की गई। किनकी? दो शख्सियात की, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इन्हें तलब किया गया रात के अंधेरे में। इस पर अक्सर रावियों का इत्तफाक है। जिस वक्त ये वहाँ पर तशरीफ़ लाए तो इन्हें भी अंदाज़ा हो गया ये कोई गैर मामूली बात है जिसके लिए गवर्नर ने फौरी तौर पर तलब की। वहाँ पर जिस वक्त ये तशरीफ़ लाए तो मरवान बिन हाकम वहाँ मौजूद था। अब यहाँ पर ये हम ज़रूर जानेंगे कि वलीद बिन उत्बा कौन था और मरवान बिन हाकम कौन था। वलीद बिन उत्बा यजीद का चचाजाद भाई था। उत्बा भी अबू सुफियान के बेटे थे, हज़रत अमीर मुआविया के भाई थे। ये उनका बेटा था जो कि उम्र में यजीद से बड़ा था। यजीद जिस पर बरसरे इक़्तिदार आया उसकी उम्र 30-35 साल के करीब बयान की जाती। वलीद बिन उत्बा की उम्र उस वक्त कोई 50 के करीब बयान की जाती। वलीद बिन उत्बा को गवर्नर यजीद के वालिद ने मुकर्रर किया था, यजीद ने मुकर्रर नहीं किया था। जब यजीद खलीफा बना तो उसने जब ये पहला ख़त लिखा तो तारीख दान ये बताते हैं कि वलीद बिन उत्बा यजीद से खुश नहीं था उसके खलीफा के ऐलान पर। जो ही वो ख़त आया तो ख़त में क्या था? ख़त में ये था ये हज़रत अमीर मुआविया फौत हो गए हैं, यजीद ने अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया है और तीसरा असल हुक्म था कि फौरी तौर पर इमाम हुसैन से और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से बैत ली जाए। ये हुक्म क्यों था उस पर हम आगे चल के बात करते हैं। लेकिन जो ही ये हुक्म मिला, इसकी जो मजलिस मुनक़द हुई जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, तो वहाँ पर मुख्तलिफ रवायात ये बताती कि इमाम पाक इमाम हुसैन अपने साथ, कुछ कहते हैं कुछ साथियों को लेकर आए, कुछ कहते हैं कि अपने अहले खाना को लेकर आए। बहरहाल वो वहाँ तशरीफ़ लाए। इस पर भी इख्तलाफ है कि ये दोनों हजरात इकट्ठे आए या ये अलग-अलग आए, लेकिन मुलाकात उस रात इन दोनों की हुई, वलीद बिन उत्बा से भी, जहाँ मरवान बिन हाकम मौजूद था। मरवान बिन हाकम मदीने का साबका गवर्नर था जो बाद में यजीद और उसके बेटे के बाद जो है वो मेन हुक्मरान भी बना। उसका शुमार फिर उमवी खुलफा में भी हुआ, लेकिन उस वक्त वो वहाँ साबिक गवर्नर की हैसियत से मौजूद था। वो एक जालिम शख्स था, तबीयत के एतबार से बहुत सख्त गिर था। वलीद बिन उत्बा तबीयत के एतबार से उतना सख्त नहीं था और जैसे मैंने पहले कहा कि वो मिजाजन यजीद को पसंद भी नहीं करता था। बहरहाल उसने अपना गवर्नरी का फ़र्ज़ अदा करते हुए वो पैगाम इमाम हुसैन के सामने रखा। और रवायतों में ये भी है कि जब वो मुलाकात के लिए अंदर तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त इमाम हुसैन के साथ आने वाली जो भी शख्सियात थी, उनके अहले खाना थे या उनके दोस्त थे, वो इनडोर क्लोज मीटिंग में शामिल नहीं थे। वहाँ पर कोई एक दो हो सकते हैं, चंद हो सकते हैं, ज़्यादातर उनके साथी जो थे उस मीटिंग से बाहर थे। लेकिन इमाम साहब ने जो फरमाया, जो कि तकरीबन उस पर इत्तफाक है सबका, जो रिपोर्ट हुआ वहाँ पर, इमाम हुसैन ने फरमाया वलीद बिन उत्बा को कि मेरे जैसा शख्स खुफिया तौर पर बैत नहीं कर सकता। मैं लोगों में से हूँ, लोग इकट्ठे होंगे तो मशवरा किया जाएगा और उसके बाद बताया जाएगा कि हमने क्या कहा। ये ऐलान मरवान बिन हाकम की तबीयत पर बहुत नागरां गुजरा जो वहाँ पर मौजूद था, जो कि एक जालिम और सख्त गिर था। उसने फ़ौरन वलीद बिन उत्बा को मशवरा दिया कि इनसे यहीं और मौके पर बैत ली जाए और इन्हें यहीं काबू कर लिया जाए, इन्हें जाने ना दिया जाए। बाद लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उसने तो ये भी कह दिया कि अगर ये यहाँ से बैत करके नहीं जाते इस कमरे से या उस जगह से तो फिर इनका किस्सा यहीं तमाम कर दिया जाए। लेकिन वलीद बिन उत्बा ने ऐसा नहीं किया। उसने मरवान बिन हाकम के इस मशवरे को तस्लीम नहीं किया। ये एक तारीखी हकीकत। इमाम वहाँ से तशरीफ़ ले गए। इसी तरह अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी वहाँ से चले गए। वहाँ से जाने के बाद इमाम हुसैन मदीने से सफ़र इख्तियार करते हैं मक्के की जानिब और वलीद बिन उत्बा उन्हें जाने देता है।
یا کم از کم تاریخ میں ایسی کوئی شہادت موجود نہیں ہے۔ ہمارے علم کے مطابق، ہماری رائے کے مطابق، ہماری رائے ناقص ہو سکتی ہے، شاید اگر کوئی دوست اور اس میں انفارمیشن ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ ہماری رائے ہے، یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ لیکن تاریخ کے طالب علم کے طور پر ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے وہ یہی ہے کہ ولید بن عتبہ نے روکنے کے لیے کوئی طاقت استعمال نہیں کی۔ اگر جانے کے لیے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا تو روکنے کے لیے بھی کوئی طاقت استعمال نہیں کی، انہیں جانے دیا گیا۔ اور یہیں سے کربلا کے اس سفر کا، جو ابتلائے کربلا کے سفر ہے، اس کا ایک دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، جس پر ہم آگے جا کے بھی بات کریں گے۔ اور سرے دست صرف ایک بات اس تاریخی واقعے کو، جو سرکاری ابتلائے کربلا کا پہلا سرکاری واقعہ ہے، یہاں سے یعنی کہ سرکار کا ایکٹ شروع ہوتا ہے، اس کا جو پس منظر ہے اس پر بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ یزید نے امام حسین سے ہی کیوں بیعت طلب کی، اور عبداللہ بن زبیر سے ہی کیوں بیعت طلب کی، اور فوری طور پر اس پہلی بیعت کو طلب کرنے کا مقصد کیا تھا، ضرورت کیوں پیش آئی، اور اگر یہ نہ کیا جاتا تو اس کے کانسیکوینسز کیا تھے، وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔